सभी चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, इलेक्ट्रो होम्योपैथीशियन। आप सभी को ज्ञात होगा कि जीरो टू टॉप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस 4 चरणों में लगातार चल रही है। इस क्लास को वे चिकित्सक भी ज्वाइन कर सकते हैं जो चिकित्सक नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में सेकेंड बैच को रीड कर रहे थे। आसान सा कहनाम है कि नेशनल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम जो अटेंड करना चाहेंगे वो आ सकते हैं, बट जिनको लगता है कि नहीं मुझे खाली एजुकेशन से मतलब है, मैं प्रोग्राम अटेंड नहीं करना चाहता, तो वे चिकित्सक गण जीरो टू टॉप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन EH क्लास जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में नासक मेथोडोलॉजी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर रिसर्च है तो आप सभी तक पहुंचना भी चाहिए। क्लासेस के माध्यम से, वीडियो क्लासेस के माध्यम से कुछ चिकित्सकों का कहना था सर आपकी वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो नारायण हर्बल स्पैजरिक्स यूट्यूब एक चैनल है, नारायण हर्बल स्पैजरिक्स न्यूट्रिशंस करके, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर कोई वीडियो है तो उस वीडियो को ओपन करके भी आप वहाँ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में कॉम्प्रेस के जो हम लोग अभी तक 7 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, और 7 पॉइंट्स में आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि ये क्यों ज़रूरी हैं। अगर उसके परिचय की बात करें तो परिचय ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में है क्या। नाम लिख देने से या पॉइंट्स बता देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान तब होगा जब आप उसको अच्छे से अध्ययन करें। अगर आपको लगता है कि मुझे इस 46 पॉइंट्स का पूरा लेखा जोखा प्राप्त हो जाए, तो एक पुस्तक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 3। इस पुस्तक को आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। हालांकि ये पुस्तक जो है 2000 रुपये की पुस्तक है, परंतु आप इसे 1350 रुपये में एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। इस पुस्तक की खासियत ये है कि 46 पॉइंट्स जो कॉम्प्रेस पॉइंट होते हैं, 45 होते हैं बट 46 पे हम काम करते हैं, तो उसका उल्लेख हमने किया है। डिजीज़ कैसे जाने कि उस जगह पे रिलेटेड कौन सा डिजीज़ आ सकता है और वो कौन से फॉर्मुलेशन होंगे। 18 कॉम्बिनेशन मैंने इस बुक में डाला है। अगर आपको लगे कि ये पुस्तक आपके काम की हो सकती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी आप प्रैक्टिशनर हैं और कॉम्प्रेस बना करके, चाहे एसेंस से आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे एक्सट्रैक्ट से, चाहे D3 बेस से आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप उसका उपयोग सटीक तरीके से अपने क्लिनिकल रिसर्च में कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक का विस्तृत वर्णन क्या है। परिचय है, गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो पेट और पाचन तंत्र के कार्य को नियंत्रित करता है। यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है जो इन्वॉल्ट्री अनैच्छिक बोलना चाहिए कार्यों जैसे पाचन, रक्त संचार और ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक मुख्य रूप से तनाव के दौरान सक्रिय होता है और शरीर को फाइट फॉर फ्लाइट प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इसका प्रभाव पेट के जो मांसपेशियां होती हैं उस पे, पाचन
एंजाइम्स जो होते हैं उसके साथ में जो भोजन होता है उससे, एंजाइम के स्राव से और रक्त प्रवाह में इसका प्रभाव पड़ता है। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र का संरचना जो है, स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र कई तंत्रिकाओं और गैंग्लियन से मिलकर के बना होता है। तो इसमें वो कई जो गैंग्लियन हैं उनके कुछ 3-4 लोगों के नाम मैं बता देता हूँ। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं और गैंग्लियन का जो नाम होता है वो है सेलिक गैंग्लियन। यह गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्र का प्रमुख केंद्र है जो पेट, यकृत, अग्नाशय और आंतों को तंत्रिका तंत्र के संकेत भेजता है। सेकंड है स्प्लेनिक नर्व। इसमें पी साइलेंट है। यह गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्र का मुख्य केंद्र है जो पेट, लीवर, पैंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो तंत्रिका संकेत जो होते हैं उसको भेजने का ये कार्य करता है। इसमें जो सिंपैथेटिक नर्व का जो इसमें उल्लेख हम कर रहे हैं, जो स्प्लेनिक नर्व है, ये तंत्रिका सेलेरिक गैंग्लियन से जुड़ी होती है और पेट के विभिन्न अंगों को ये संदेश पहुंचाती है। एक है तीसरा पॉइंट जो है इसका, ग्रेटर लेसर स्प्लेनिक नर्व। ये तंत्रिका पाचन अंगों को नियंत्रित करती है और गैस्ट्रिक गतिविधियों पर प्रभाव डालती है। इसमें एक चौथा जो है पेरीवेस्कुलर प्लेक्स, इसका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। ये तंत्रिका जाल रक्त वाहिकाओं जो होते हैं, वेजल्स जो होते हैं, उसके चारों ओर स्थित होता है और रक्त प्रवाह को ये नियंत्रित करता है। इसके फंक्शन भी आप लोगों को जानना चाहिए। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक का जो कार्य है, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक, पाचन क्रिया का ये नियंत्रण करता है। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्रिका जो तंत्र है पाचन क्रिया को धीमा करता है और ताकि ये शरीर का जो ऊर्जा होता है वो अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग कर सके। ग्रंथियों का जो स्राव का जो केंद्र होता है, ये पेट तंत्र जो पेट का होता है वो, उसमें पाचक जो एंजाइम्स होती हैं और एसिड के जो स्राव होते हैं उसको नियंत्रित करता है। तनाव के दौरान एसिड के साथ स्राव बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है पेट की मांसपेशियों का नियंत्रण। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्र पेट की मांसपेशियों के संकुचन को धीमा करता है जिससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। रक्त प्रवाह का नियंत्रण। यह तंत्रिका तंत्र तनाव के समय पेट के साथ रक्त प्रवाह को कम करता है और मांसपेशियों और मस्तिष्क को अधिक रक्त प्रवाह प्रदान करता है। पांचवा पॉइंट है एड्रेनालाइन का स्राव। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन का स्राव को बढ़ा देता है जो शरीर को अलर्ट और सतर्क बनाते हैं। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक से जुड़ी कुछ सामान्य समस्याएं जो होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उसका
उल्लेख करता हूँ। कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक, जैसे एसिडिटी, अम्लता, सुने होंगे एसिडिटी, नाम तो सुने होंगे आप लोग। तो जैसे किसी पेशेंट को एसिडिटी होती है तो उस कंडीशन में आपको कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 8 पे गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक पे कॉम्प्रेस लगाना चाहिए। इसमें गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्र के अत्यधिक स्राव होने से पेट में एसिड का स्राव बढ़ जाता है, जिससे अम्लता की समस्या हो सकती है। सीने में जलन, खट्टी डकार, पेट में जलन। सेकंड है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तनाव के दौरान पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे कब्ज, अपच और गैस की समस्या हो सकती है। तीसरा पॉइंट है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्र के संतुलन से पेट की मांसपेशियों के संकुचन में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे IBS की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें जो अभी बीच में एक महान बंधु ने मुझे फ़ोन किया था, राजेश नाम था उसका, उनको ये नहीं मालूम है कि सिम्टम को ही लक्षण कहा जाता है। काफ़ी देर तक चर्चा में जानकारी लेते रहे। सिम्टम को पूरा बताने के बाद व्यक्ति पूछता है, सर लक्षण क्या होंगे? तो ये इस टाइप का जोक ना किया करें, थोड़ा सा खराब लगता है। चिकित्सक हैं, सिम्टम को ही लक्षण कहा जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जब केसेस आते हैं और वहाँ पे कॉम्प्रेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक पॉइंट पे कॉम्प्रेस लगाना चाहिए। इसमें गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्र के असंतुलन से पेट की मांसपेशियों के संकुचन में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे IBS समस्या उत्पन्न होती है। पेट दर्द मिलेगा, दस्त या कब्ज मिलेगा और कभी कभी पेट फूला हुआ मिलेगा। चौथा पॉइंट है गैस्ट्रिक अल्सर। अत्यधिक एसिड स्राव से पेट की दीवार में घाव या अल्सर बन सकते हैं। पांचवा पॉइंट है तनाव जनित पाचन समस्याएं, जिसको स्ट्रेस इंक्लूडेड डाइजेस्टिव इश्यूज कहते हैं। तनाव के कारण गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे पाचन तंत्र की समस्या बढ़ सकती है। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व तंत्र जो होता है उसको संतुलित करने के उपाय जो होते हैं, वे टू बैलेंस गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व, योगासन और प्राणायाम वगैरह आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इससे तंत्रिका तंत्र शांत होता है। प्राइमरी कंडीशन में इसको तनाव को कम करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, संतुलित आहार जैसे फाइबर युक्त भोजन कर सकते हैं, तैलीय और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए और प्रोबायोटिक्स का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए करना चाहिए। प्रोबायोटिक क्या है? एस्टेन का उपयोग कराना चाहिए पेशेंट को। हार्ट बर्न है तो बी कॉम्प्रेस भी आप लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं F2 एस्टेन BE, ठीक है। डाइल्यूशन 5th रहेगा। कॉम्प्रेस लगाएंगे तो ये क्रोनिक नहीं है, एक्यूट है, तो D1 का कॉम्प्रेस लगाएंगे, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में तनाव को कम करने के लिए आप F2A3WE का यूज़ कर सकते हैं। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए S1F1WE का प्रयोग कर सकते हैं D1 में।
एक्सटर्नल है ना। और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एस्टेन H2C2B या Ge का उपयोग आप कर सकते हैं। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक में इलेक्ट्रोहोमोपैथी प्रिस्पेक्टिव ऑफ गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्र का संबंध किडनी, स्प्लीन, लीवर, लंग्स, इसको ये भी कह सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ से जोड़ा जा सकता है। नहीं कुछ है ना, ये आयुर्वेदा के भी तो डॉक्टर जुड़े हुए हैं ना, वो भी तो भाई उनके लैंग्वेज में भी बता देने में क्या जा रहा है। बुक में तो मैं सोचा था पहले उसी अनुसार लिखूं, लेकिन फिर आप लोग नाराज हो जाते हैं। अगर किसी को, थोड़ा सा रुकेंगे, मान लेते हैं किसी को वात दोष है, कहने का मतलब है किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर हुआ है, तो उस कंडीशन में तंत्रिका तंत्र को संतुलन जो हुआ है उसको, उसके दोष को के कारण को जानना चाहिए, जिससे पाचन क्रिया को प्रभावित बना जा सके। अगर किसी को पित्त दोष हुआ है, दैट मीन्स लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम आया है, बाइल में प्रॉब्लम आया है, तो अधिकांश पित्त के कारण गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र अति सक्रिय हो जाता है, जिससे क्या होता है, अधिक मात्रा में बाइल का सिक्रेशन करता है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अगर हम लोग बात करते हैं लीवर को संतुलित करने के लिए, तो आप यहाँ पे तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं और गर्म भोजन का सेवन भी कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और करना होगा, S5 उपयोग कर सकते हैं। S1 नहीं बोल रहा हूँ, S5 बोल रहा हूँ। स्प्लीन से रिलेटेड होगा तो पित्त को संतुलित करने के लिए ठंडा पेय या शीतल आहार का सेवन करना चाहिए। अगर हम लोग ध्यान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अगर नज़रिए से देखें, तो गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र का आध्यात्मिक दृष्टिकोण योग और ध्यान में निहित है। मैंने पहले भी बताया है, सोलर प्लेक्स जिसको मणिपुरा चक्रा कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र के जो केंद्र होता है, इसे सक्रिय करने से पाचन और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। ठीक है, इसमें आप ध्यान के साथ एक बीज मंत्र भी है, राम, र के ऊपर बिंदी लगा लेंगे या RAM लिख करके लंबे वक्त में प्रोनाउंस करेंगे, तो मणि चक्र जो होता है, सोलर प्लेक्स जो होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर ध्यान तकनीक की बात करें तो पेट का जो क्षेत्र होता है, ध्यान को केंद्रित करने से गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्र जो होते हैं वो संतुलित होता है। इसका अगर मैं कंक्लूज़न की बात करूं, तो गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक तंत्र मानव शरीर के पाचन तंत्र और तंत्रिका संचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे संतुलित रखने के लिए योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और तनाव प्रबंध को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रोहोमोपैथी दृष्टिकोण से भी इस तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। इसमें आज की क्लास तो सुचारू रूप से लगातार चालू रहेगी, बट शनिवार की क्लास बाधित होगी। शनिवार की क्लास क्योंकि इसलिए बाधित होगी क्योंकि शुक्रवार को होली का है, लोग होली खेलेंगे और गुलाल का शुमार चढ़ता है, तो दूसरे दिन तक भी उसका समझ में नहीं आता है। तो बेहतर होगा कि 3 दिन की जो क्लास होगी, जैसे एक क्लास तो शनिवार की थी जो आप लोगों को बड़े डिले से मिली होगी, और एक क्लास जो है जो आज ये दे रहा हूँ, इसमें मेन है कि आप लोग
पॉइंट टू पॉइंट अगर 46 पॉइंट को जान लेते हैं तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो प्रोटोकॉल आप बना सकेंगे। और प्रोटोकॉल जब आपको मालूम हो जाएगा तो आपको इधर उधर पैसे दे करके प्रोटोकॉल जानने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी लगता है कि अगर पुस्तक को पढ़ना से आपको नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि चित्र इसमें ना के बराबर हैं। डाइल्यूशन की भी बात करें तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 4 प्रोसेस में चले गई है, बुधवार से डिस्पैचिंग में भी आ जाएगी। और इस पुस्तक के पब्लिश होने के पश्चात इसका जो निर्धारित मूल्य, जो सहायता राशि मूल्य रखी गई है, उसमें गिरावट भी आ सकती है और उछाल भी आ सकता है। तो गिरावट अगर आती है तो भी चिकित्सकों को लाभ ही होगा, क्योंकि नॉलेज धन से नहीं कमाया जा सकता है, अनुभव से कमाया जाता है। और जब आप इसके जो फॉर्मूलेशन है उसको आप पढ़ेंगे तो उसके अनुसार क्लियर भी हो जाएगा। हालांकि मैंने इसको प्रयास किया है कि वात पित्त कफ को लेकर के भी पढ़ाऊँ आप लोगों को। बुक में मैंने लिखा भी है कई जगह पे। हो सकता है आपको पढ़ाई दिखाई दे कि आयुर्वेद में लिखा है वात पित्त कफ, अब उसको हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी में कैसे जानेंगे। तो इसकी एक क्लास मैंने पहले ऑलरेडी दी हुई है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो बिल्कुल डालिएगा, तो आपको जो डाटा है वो आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। उसको आप लोग देखिएगा और लगातार देखिएगा बार बार, तो जा कर के याद होगा। और अगर कोई ऐसा तथ्य है जिसको आप बार बार भूलते हैं तो उसको कागज़ में लिख करके अपना जो टेबल होता है उस टेबल के नीचे, ग्लास के नीचे दबा दीजिए। उसको रोज़ देखिए, सुबह शाम दोपहर। 10 दिन नहीं लगेगा, याद हो जाएगा पूरा। तो आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।